स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो टॉपिक हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब कि PPC क्या है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम PPC के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके द्वारा हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि PPC कर्व क्या है। देखो PPC कर्व किसे कहते हैं, हमारा मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो हमारे पास जो गिवन रिसोर्स है ना, जो गिवन रिसोर्स है मतलब रिसोर्स एंड टेक्निक है, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटी मतलब दो वस्तुओं के उत्पादन के जो हमारे पास साधन है और टेक्निक है जो गिवन है, उनके अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब उनके वैकल्पिक संभावनाओं को शो करता है, उनको प्रकट करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब PPC कहते हैं। ठीक है, इसका हम दूसरा नाम भी डाल सकते हैं कि कह सकते हैं कि हम इसको कि जो हमारे पास टू कमोडिटी है मतलब जो हमारे पास टू कमोडिटी हो चुकी है, कौन कौन सी, X एंड Y कि हमारे पास दो कमोडिटी है X एंड Y। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, X में से कुछ रिसोर्स मतलब कुछ साधन जो कुछ रिसोर्स है उनको हटाकर Y के प्रोडक्शन के लिए लगा देंगे। ठीक है, कि यहाँ से जो Y के जो रिसोर्स थे हमारे रिसोर्स थे हमने वो यहाँ से हटाकर किस में लगा दिए, X के प्रोडक्शन में लगा दिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्स के प्रोडक्शन में लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो रिसोर्स है वो हमारे कहाँ चले गए, एक्स में चले गए। एक तरह से रिसोर्स का वाई से एक्स की ओर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसलिए इस PPC जो कर्व का नाम है हमारा, PPC जो कर्व है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं इसको, जिसको हम एक तरह से बोलते हैं रूपांतरण रेखा। मतलब कि यहाँ पे y का रूपांतरण x की ओर हुआ है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हमारा PPC कर्व क्या है। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके कुछ एजम्पशन, चलो आइए अब हम PPC कर्व के एजम्पशंस जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके जो एजम्पशन है वे कौन कौन सी है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी फैक्टर है ना उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। मतलब उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उत्पादन के अपने जो फैक्टर्स हैं उनको बढ़ा दें या घटा दें, ऐसे नहीं हो सकता। कि अगर हम PPC कर्व के द्वारा सेंटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं या PPC कर्व को समझते हैं मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स क्वान्टिटी ऑफ फैक्टर ही लेने होंगे। ठीक है, साथ में इसका आ गया, ठीक है ना, फुलर ऑफ इफिशेंट्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है ना हम उनका क्या करेंगे, पूर्ण प्रयोग करेंगे। फुलर एंड इफिशेंट्स मतलब पूर्ण और कुशल प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कुछ रिसोर्स बेकार पड़े हैं, हम उनका अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं या हम इनसफिशेंट टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे हम उनका क्या करेंगे, फुल एंड इफिशेंट्स ही यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, साथ ही तीसरा आ गया हमारे पास कॉन्स्टेंट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्थिर तकनीक मतलब कि हम जो प्रोडक्शन करने के लिए जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं हमें वह टेक्निक क्या होनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कि हम बार बार उसकी टेक्निक को चेंज करते रहें। ठीक है, उसके साथ ही जो PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है हमारे पास, जो PPC कर्व होता है हमारे पास, उसके लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए टू गुड्स का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे दो गुड्स के बारे में ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एजम्पशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को किस प्रकार से शो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल को समझना होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल मतलब कि यहाँ पे उत्पादन संभावना तालिका भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी अनुसूची टेबल। यहाँ पे देखो हमारे पास गुड्स है हमारे पास। ठीक है, गुड्स कौन कौन से हमारे पास, हीट्स एंड क्लॉथ्स। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हमारे पास ABCD। गुड्स हमारे पास क्या है,
ये होगी। और जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है ए बी और ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, टू गुड्स लिया है, हीट्स एंड क्लोथ्स। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब हम उन रिसोर्स के द्वारा हीट और क्लोथ्स का प्रोडक्शन करने के उसको डिस्कस करते हैं कि हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। कि देखो अगर हम सारे रिसोर्स क्लोथ्स के लिए लगा देते हैं, सभी रिसोर्स को हम क्लोथ्स को प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या होता है, तो क्लोथ्स की जो आती है हमारे पास ये 12,000 यहाँ पे इसको 1000 में ले रहे हैं हम। 12,000 क्या बनते हैं हमारे बैलेंस बनते हैं, मतलब कि एक तरह से गांठें बनती है, 12,000 गांठें। ठीक है, और हमारा जो हीट्स है उसको जो प्रोडक्शन होती है हमारे पास क्या होती है, 0। इसको हम टन में लगाते हैं, टन, इसको हम टन में लेते हैं, मतलब कि 0 टन इसका प्रोडक्शन होता है। उसी के साथ जैसे जैसे हम हीट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोथ्स के प्रोडक्शन, जो क्लोथ्स का प्रोडक्शन है उसमें से, क्लोथ्स वाले में से कुछ रिसोर्स हमें हीट वाले में लाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हीट मतलब गेहूं का उत्पादन बढ़ाया हमने कितने, ठीक है ना, हमने यहाँ पे गेहूं का जो उत्पादन बढ़ाया हमने 2 टन बढ़ा दिया, हमने 2 टन गेहूं का उत्पादन बढ़ाया। तो हमने यहाँ से क्या किया, 2 बैलेज, ठीक है ना, 2 बैलेज क्या किया हमने, यहाँ से क्लोथ्स का कम करना पड़ा, हमको लेस करना पड़ा इधर से। ठीक है, इसी के साथ ही जैसे हम यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ, मतलब 2 टन ऑफ हीट्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ से पहले से 4 जो हमारी बैलेज है, मतलब गांठें हैं, उनको हमने क्या किया, फिर पहले से लेस करना पड़ गया। ठीक है, उसी तरह से जब हमने यहाँ पे 2 यूनिट और इंक्रीज किया है, हीट्स की 2 यूनिट मतलब 2 टन और बढ़ाया है, तो हमने क्या किया, क्लोथ्स की पहले से 6 जो हमारी गांठें थी, 6,000 गांठें थी, तो उसको क्या किया हमने, कम करना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने 2 बातें नोट किया है कि जैसे जैसे हम हीट्स की 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो क्लोथ्स की पहले से ज़्यादा यूनिटों को हमको क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम के द्वारा कैसे शो करेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहले हमारे पास कितनी थी, क्लोथ्स के हमारे पास 12,000 क्या थी, बैलेज थी, मतलब गांठें थी, तो हमने यहाँ पे 12 से नोट किया। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास क्लोथ्स कितना है, 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, क्लोथ्स 0 और ये 12,000 होगी। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास जो इसकी क्लोथ्स की कितनी है, 10 यूनिट, और इसकी कितनी है, हीट्स की कितनी है, 2 यूनिट है। तो हम 2 और 10 का कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 10, तो 2 और 10 को जब हम मिलाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको 4 और 6 का, एक्स कमोडिटी के लिए 4 मतलब हीट्स के लिए 4 और क्लोथ्स के लिए क्या होगा हमारे पास 6, तो ये 4 और 6 का हमारा क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारा क्या बनेगा, हीट की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी 6 और क्लोथ्स की कितनी होगी हमारी 0, तो इसका हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इनको मिलाते हुए जब हमारा एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको मिलाते हुए जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो हमारे पास बनती है A, B, C और D, इनको कुछ इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन बनी है, ठीक है, ये जो कर्व बना है, इसको ही हम क्या कहेंगे, PPC, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने हमारे पॉइंट बने हुए हैं ABCD, ठीक है, ये एक तरह से हमारा फुल यूटिलाइजेशन का यूज हो रहा है यहाँ पे, कि फैक्टरों का पूरा प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे कुशल प्रयोग हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का यहाँ पे पूरा यूज हो रहा है। ठीक है, ABCD पे अगर बाई चांस हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम ई पॉइंट को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, तो इसलिए हम ई को क्या बोलते हैं, एक तरह से अनअटेंडेबल
टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, कि हमारे पास क्या बनेगा, अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट निकल के आता है। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एफ है, एफ का मीनिंग आएगा हमारे पास यहाँ पे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि ये जो पॉइंट हमारे पास है इसमें क्या है कि हम अपनी कुशल तकनीक का प्रयोग नहीं करें। मतलब यहाँ पे हम क्या है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, मतलब अकुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं कि जब हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ इस तीनों जो कॉम्बिनेशन थे हमारे पास 4, इन कॉम्बिनेशन में हम किसी पे भी अपना प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उससे डाउन प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, हमारे पास एक तरह से अनयूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया अनअटेंडेबल पॉइंट, ठीक है, किसका, आउटपुट का। तो इसी यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके 3 मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आ गया हमारे पास अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, कि जो आउटपुट है उसके अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। मतलब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था उस पर हमारे पॉइंट थे कौन कौन से, A B C D, जो हमारे ये 4 पॉइंट थे हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर डले हुए थे। ये ही वे पॉइंट है जिनको हम अटेनेबल कर सकते हैं, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्राप्त होने योग्य संयोग है ये हमारे, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा यहाँ पे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, कि जो आउटपुट के अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे। वो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा था जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था उसके बाहर दिया हुआ था एक पॉइंट ई जो पॉइंट था हमारे पास, पॉइंट ई पॉइंट जो हमारे पास था, ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल था, कि हमारे पास इसको प्राप्त करने के लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, और जो हमारे पास ABCD पॉइंट थे कि इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है हम उनके द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। बट जो पॉइंट ई है इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कहते हैं। इसी के साथ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि हमारे पास रिसोर्स है काफ़ी मात्रा में, बट हम उनका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अकुशल उपयोग कर रहे हैं, उसमें कुशल तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे पास प्रोडक्शन होनी चाहिए थी हम उससे कम प्रोडक्शन बना रहे हैं, और वो पॉइंट हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके जो अंदर दिया हुआ था, और वो पॉइंट था हमारा F पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, F पॉइंट हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज ऑफ PPC, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। इन 2 प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसलिए यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ये क्यों होता है, देखो हमारे पास मान लो 2 कमोडिटी है, एक X और एक Y, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोथ्स और हीट में लिया है, कि जैसे जैसे हम हीट मतलब गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें क्लोथ का उत्पादन कम करना पड़ेगा। वो कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लोथ्स में जो हमने रिसोर्स लगाए हुए हैं वे वहाँ से हटाकर हमें अपने हीट मतलब गेहूं के प्रोडक्शन के लिए लगाने पड़ेंगे। तो इसी कारण से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो स्लोप उसका डाउनवर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है PPC, जो कि हमारा ऊपर से लेकर नीचे की ओर इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी PPC, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। नतोदर क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम एक्स कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी है हमारे पास, मान लिया हीट है, गेहूँ है, गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे पास क्लोथ्स है, क्लोथ्स में से रिसोर्स को हम क्या करते हैं, गेहूँ के प्रोडक्शन के लिए लगा देते हैं। मतलब कि हमको कि उसका हीट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्लोथ्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे
हीट्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें क्लोथ्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हीट्स की 2 यूनिट बढ़ाने के लिए, 2 यूनिट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें क्लोथ्स की 2 यूनिटों को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाई करना पड़ा, उसका त्याग करना पड़ा, उसको लेस करना पड़ा, कम करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 2 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए देखो हमने यहाँ पे कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया, 2 से 4 तक पहुंचे हम, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया, बट हमने क्या किया यहाँ पे 10 से 6, मतलब हमने 4 यूनिट का क्या किया, सेक्रीफाई किया। मतलब पहले हमने 2 यूनिट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 यूनिट को सेक्रीफाई किया था, अगले 2 यूनिट का बढ़ाने के लिए हमने 4 यूनिट का सेक्रीफाई किया, और नेक्स्ट 2 यूनिट का बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे 6 यूनिट का सेक्रीफाई किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम एक वस्तु की, एक कमोडिटी का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जो अदर कमोडिटी है हमारी, उसका प्रोडक्शन हमें पहले से अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में सेक्रीफाई करना पड़ता है। और इसी ज़्यादा मात्रा में सेक्रीफाई करते हैं हम, इसी कारण से, इसी रीजन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमारा होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है ओरिजिन की ओर, मतलब मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ठीक है, ये हमारे 2 प्रॉपर्टीज थी जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में की है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्या होता है, हम सेंटर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा केंद्रीय समस्याएं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। देखो इसके अंदर ये क्या चीज़ नोट की जाती है, इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और उसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये हमने एक ग्राफिकल मेथड का यूज किया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन किया जाए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, इसके लिए चीज़ देखनी है। मान लिया हमने यहाँ पे टू कमोडिटी लिया है, एक हीट और एक कोई लिया हमने यहाँ पे क्लोथ्स। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हमें 2 कमोडिटी को प्रोडक्शन यहाँ पे करना है। ठीक है, इन जो 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे करना है वो किस प्रकार से, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो क्लोथ्स है और जो हीट्स है, हमने यहाँ पे डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या उत्पादन करना है। हमने डिसाइड किया कि हमने यहाँ पे क्लोथ्स और हीट का प्रोडक्शन करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितनी मात्रा में, कितनी यूनिट में इसका प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहले देखो हम ये देखते हैं, अगर हम सारे के सारे रिसोर्स, जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, हम सारे के सारे रिसोर्स अगर हीट के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो आप देखते हो हमें यहाँ पे डी पॉइंट रिसीव्ड होगा। और ये डी पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, ये डी पॉइंट हमारा क्या लगता है कि हम जो हीट है, गेहूँ का उत्पादन 6 टन कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम नोट करते हैं जो क्लोथ्स का उत्पादन होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 यूनिट होती है। मतलब जब हम सारे के सारे अपने रिसोर्स किसमें, हीट्स के उत्पादन में लगाएंगे तो हमें क्लोथ्स का उत्पादन 0 करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे हमें डी पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सारे के सारे रिसोर्स क्लोथ्स के प्रोडक्शन के लिए लगा दें, मतलब क्लोथ के उत्पादन के लिए लगा दें, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे 12 गांठें कपड़ा प्राप्त होगा। मतलब जिसको बोलते हैं 12 गठड़ियाँ, मतलब 12 बंडल जो बनेंगे हमारे क्लोथ्स के वो बनेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 2 हमारे पास क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हमें रिसीव्ड हुए। इसके साथ हमारे पास 2 अदर कॉम्बिनेशन भी है जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही अटेंडेबल है। वो हमारा क्या है कि अगर हम बी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो बी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए आप देख रहे हो कि हमें हीट मतलब गेहूँ की क्या होगा, 2 टन गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा, और इसी के साथ ही जो हमारे पास क्लोथ होता है उनकी हम 10 गांठे का प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरह से हम सी पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे 4 टन गेहूं का उत्पादन होगा और 6 गांठे हमारे पास क्या होगा, क्लोथ्स कपड़े का उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि हमें कितना उत्पादन करना है, इसके द्वारा हम यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम पीपीसी के द्वारा सोल्व आउट कर रहे हैं वो हमारे पास है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम जो है उत्पादन को कैसे करें। इसमें जो हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग ये आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की विधियाँ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। देखो अगर मान लें हमारे पास रिसोर्स काफ़ी है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्स काफ़ी है, बट हम एक अनइफिशिएंट टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक अकुशल तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखते हो हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा कि ये पॉइंट हमारा जो बनेगा वो हमारा पॉइंट ई पॉइंट होगा। क्या होगा, ई पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा कि हमारा अनसफिशिएंट
अनइफिशिएंट टेक्निक का यूज हो रहा है। बट अगर हम एक जो हमारे पास कमोडिटी दी हुई है हीट्स, मतलब गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है, ये गेहूं के उत्पादन में एक इफिशिएंट टेक्निक का प्रयोग करें, एक कुशल टेक्निक का प्रयोग करें, तो हम क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट पे हमारे पास क्लोज ये था और हीट हमारे पास ये है। बट हम इसमें क्लोज का जो प्रोडक्शन है उसको कम किए बिना हम क्या करेंगे, गेहूं का उत्पादन बढ़ा देंगे। मतलब हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास सी पॉइंट लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास सी पॉइंट बनेगा कि हम गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं कब, जब कपड़े का उत्पादन के घटाए बिना। मतलब कि हम अपनी टेक्निक, एक कुशल टेक्निक को गेहूं के उत्पादन में लगाते हैं तो हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम वही टेक्निक हम क्या करते हैं, क्लोज के उत्पादन में क्लोज के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, क्लोज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जबकि हमारा गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कम भी नहीं होगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट हमारे पास रिसीव्ड हो जाएगा। अगर हम इस टेक्निक को दोनों के उत्पादन में लगा दें, अगर हम इस टेक्निक को दोनों के प्रोडक्शन में लगा दें तो हमारा क्या होगा, मतलब थोड़ी मात्रा में क्लोज और थोड़ी मात्रा में हीट्स, दोनों का ही प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हमारे पास पॉइंट जो नोटेड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बी पॉइंट होगा। तो देखो बी पॉइंट से हमारे पास वो होता है कि हमारे पास क्लोज का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और हमारे पास यहाँ पे देखते हैं आप हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से बी पॉइंट, ए, बी और सी, जो हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, एक इफिशिएंट टेक्निक का पॉइंट है। बट जो हमारे पास ई है, ये हमारे पास क्या है, इनइफिशिएंट टेक्निक का पॉइंट है। मतलब ए, बी, सी को हम क्या कह सकते हैं, एक कुशल टेक्निक कह सकते हैं, बट ई हमारे पास है एक अकुशल टेक्निक। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। भाई रिसोर्स का पूर्णतः प्रयोग कैसे करें। रिसोर्स के पूर्णतः प्रयोग का मीनिंग यहाँ पे आता है कि हम रिसोर्स जो हमारे पास है उसको किस तरह से यूज करें। मतलब एक तरह से होता है उसको यूज करना, उसको एक तरह से चॉइस टेक्निक को चुनने से। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमको एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, कि हम रिसोर्स को कैसे विकास करें, रिसोर्स का विकास कैसे करें, इसको कैसे ग्रोथ करें। तो इसमें यहाँ पे हम 2 टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से मेथड हमारे, एक आगे हमारे पास चेंज इन रिसोर्स, कि हमारे पास रिसोर्स को चेंज कैसे होता है हमारे पास, और चेंज इन टेक्निक, और टेक्निक को चेंज किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, कि एक तो रिसोर्स को चेंज करके हम क्या करते हैं, रिसोर्स को ग्रोथ कर सकते हैं, और या फिर टेक्निक को चेंज करके भी हम रिसोर्स को ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब अपने रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि चेंज इन रिसोर्स में हम किस प्रकार से एक प्रोडक्शन कर्व के द्वारा हम कैसे किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज इन रिसोर्स। चेंज इन रिसोर्स में क्या होता है, सबसे पहले रिसोर्स आर इंक्रीज, जब साधनों में वृद्धि होती है। मान लिया हमारे पास जो पहला जो ग्राफ था, पीपीसी कर्व था, वो हमारे पास था ये वाला, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है, बी। ये ए बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, गिवन रिसोर्स के लिए शो करता है। कौन से रिसोर्स के लिए, गिवन रिसोर्स। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे, रिसोर्स मतलब रिसोर्स में इंक्रीज कर दिया, साधनों को हमने बढ़ा दिया। जब हमारे पास साधन बढ़ते हैं, जब रिसोर्स हमारे पास बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा ही बन के यहाँ पे पीपीसी कर्व जो हमारे पास है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमारा A1 और B1 बन जाएगा। और जो A1 B1 जो हमारे पास रिसोर्स है, ये A1 B1, ये हमारे पास क्या होगा, वैन रिसोर्स आर इंक्रीज का होगा, वैन रिसोर्स आर इंक्रीज। जब हमारे पास रिसोर्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास जो पीपीसी कर्व आएगा वो हमारे पास ये बन के आएगा। ठीक है, ये गिवन रिसोर्स था, ये हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे रिसोर्स इंक्रीज हुए। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हो कि रिसोर्स आर डिक्रीज, जब साधनों में कमी होगी, जब हमारे क्या होगा, साधनों में कमी होगी, तो किस प्रकार से हमारा प्रोडक्शन कम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास जो पीपीसी कर्व है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन रिसोर्स के लिए है, गिवन रिसोर्स। जब हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स में डिक्रीज होगा, हमारे पास साधनों में कमी होगी, तो हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा A1 और B1। तो ये हमारे पास जो बनेगा
ये हमारा रिसोर्स आर डिक्रीज, ये हमारे पास जो रिसोर्स डिक्रीज के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज वाला और रिसोर्स डिक्रीज वाला हमने यहाँ पे किया। ये हमारे पास गिवन रिसोर्स था, ये हमारे पास जब रिसोर्स हमारे पास डिक्रीज हो गया उसका पीपीसी कर्व हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो रिसोर्स इंक्रीज होते हैं उससे कैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जब रिसोर्स हमारे पास डिक्रीज होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज होता है, हमने इस तरह की को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि मतलब कि जो हमारे पास तकनीक है उसमें जब चेंजिंग आती है तो हमारा प्रोडक्शन किस प्रकार से चेंज करता है, उसके लिए अब हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। चेंज इन टेक्निक में हम सबसे पहले बात करते हैं इफिशिएंस टेक्नोलॉजी इन कमोडिटी एक्स। जब हम क्या करेंगे, एक्स वस्तु जो हमारे पास एक्स कमोडिटी है उसमें हम एक इफिशिएंट टेक्निक का प्रयोग करते हैं, कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं, सिर्फ ओनली एक्स कमोडिटी में ही। तो हमारा जो क्या होगा, ये जो हमारा ग्राफ है, देखो ये हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी थी हमारे पास ए बी, हमने क्या किया एक्स में एक इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज किया। जब हम एक्स में इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से हमारा B1 पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, B1 पे आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा एक्स जो कमोडिटी थी उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाई है इन एक्स कमोडिटी में, तो एक्स का ही प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम वाई कमोडिटी में लगाते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन वाई कमोडिटी में हम कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हमारे डायग्राम जो होगा इसका अपोजिट होगा। जो हमारे पास ये है ए बी डायग्राम है, ये हमारे पास है गिवन टेक्नोलॉजी के लिए। बट जब हम वाई किसमें एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू वाई कमोडिटी के लिए लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं होगा बट वाई का जो प्रोडक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होके A1 B1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बट अगर हम ये इफिशिएंट टेक्निक अब हम दोनों के प्रोडक्शन में लिए लगा दें, मतलब इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन बोथ एक्स एंड वाई, यदि हम एक्स और वाई दोनों के प्रोडक्शन के लिए इस इफिशिएंट टेक्निक का प्रयोग कर दें तो हमारा जो ग्राफ है वो जो हमारा ग्राफ होगा यहाँ पे, ये जो हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी का ग्राफ था हमारे पास ए बी, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे मतलब चेंज हो जाएगा और ये खिसक कर ऊपर की ओर आ जाएगा जो हमारा A1 B1 हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ग्राफ था हमारे पास लाइन थी या पीपीसी कर्व की, ये हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी की थी, उसी के साथ जो हमारा A1 B1 हो गया ये हमारा इफिशिएंट टेक्नोलॉजी की होगी। ये कब होगी, जब हम एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी दोनों ही कमोडिटी में एक इफिशिएंट एक कुशल तकनीक का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, ग्राफ इसको बोलते हैं खिसक कर, मतलब सरक कर ऊपर की ओर चला जाएगा। इसमें हमारा दोनों ही कमोडिटी का क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो टेबल थी हमारे पास उसके बारे में डिस्कस किया, उसके ग्राफ के द्वारा किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हम ग्रोथ ऑफ रिसोर्स साधनों का विकास कैसे करते हैं। इसमें हमने चेंज इन रिसोर्स एंड चेंज इन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट हमारा बन के आता है, कुछ छोटा पॉइंट है हमारा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है, आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि ये अवसर लागत की धारणा क्या है। देखो सबसे पहले आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो हमारे एक अगले बेस्ट यूज के लिए है, फॉर एन इकोनॉमिक्स गुड्स और रिसोर्स और द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड अल्टरनेटिव। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी बनती है एक तरह से इसको हम अवसर लागत कहते हैं। ये आर्थिक वस्तु या साधनों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो जैसे कि अब मैं आपको एक जो मैंने अभी पिछले रिपीट किया उसी का एक टॉपिक बताता हूँ कि जैसे हमारे पास दो कमोडिटी है, एक एक्स और एक वाई।
ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स भी हमारे पास क्या था, हमारे पास एक तरह से ऑफर था, अपॉर्चुनिटी थी, और वाई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। बट हमने क्या किया, एक्स को सेलेक्ट किया प्रोडक्शन करने के लिए कि हमें एक्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमने क्या किया, वाई को छोड़ दिया। तो एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने वाई को छोड़ दिया, वाई का त्याग कर दिया, तो एक्स के लिए, एक्स कमोडिटी के लिए वाई क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। ये अपॉर्चुनिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि अगर हम एक्स का प्रोडक्शन ना करते, एक्स को उत्पादन ना करते, तो हमें वाई का उत्पादन करते वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब होगा, देखो मैं दूसरे के एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे एग्जांपल है मिस्टर मोहन है कोई, ये मिस्टर मोहन है, जॉब इन बैंक, ये बैंक में जॉब करता है जिसमें यहाँ पे उसको 10,000 पर मंथ मिलते हैं। और एक है जॉब इन स्कूल्स, वो स्कूल में जॉब करता है जहाँ पे उसको 6,000 पर मंथ मिलते हैं। और जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिस, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में जब जॉब करता है तो उसको 8,000 पर मंथ मिलते हैं। बट मिस्टर मोहन ने क्या डिसाइड किया कि वो बैंक में जॉब करेगा। कहाँ पे जॉब करेगा, इन बैंक में जॉब करेगा। जब वो बैंक में जॉब कर रहा है तो आप देख रहे हो कि वो ऑफिस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिस वाली जॉब थी, ठीक है, जिसमें उसको 8,000 रुपये पर मंथ उसको रिसीव्ड होते थे, उसने क्या किया, इसको छोड़ दिया, मतलब इसको त्याग दिया, इसको सेक्रीफाई कर दिया। तो जब वो बैंक में जॉब करेगा, बैंक में जॉब करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई है वो ऑफिस की जॉब कहलाएगी। क्यों, क्योंकि उसने बैंक की जॉब प्राप्त करने के लिए ऑफिस की जॉब को छोड़ के आया है। क्यों, क्योंकि उसका बैंक के बाद अगर वो बैंक में जॉब ना करता तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, जो उसके पास क्या था, एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प था उसके पास, ये अल्टरनेटिव था उसके पास कि वो बैंक की जगह ऑफिस में भी जॉब कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए बैंक के लिए ऑफिस क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह से जब वो ऑफिस में जॉब, ऑफिस गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करेगा तो उसके लिए जो स्कूल्स की जॉब होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो ऑफिस में जॉब करेगा तो वो स्कूल की जॉब को छोड़ के आएगा, मतलब उसको त्याग के आएगा। ठीक है, तो ये जो त्यागी गई कॉस्ट होती है, मतलब यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पे बताया गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज फॉर एन इकोनॉमिक्स गुड्स और रिसोर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड अल्टरनेटिव। मतलब इसने कहा कि जो अवसर लागत है वो आर्थिक वस्तु या साधनों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। क्योंकि जब हम दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए हमने जो त्याग दिया है, जो छोड़ दिया है, वही क्या कहलाएगा, मूल्य हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। मतलब कि जब मिस्टर मोहन बैंक में जॉब करता है तो उसने गवर्नमेंट की जॉब को क्या किया, सेक्रीफाई कर दिया, तो गवर्नमेंट की जॉब जो हुई हुआ वो बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, इसने कहा कि जब मान लिया एक हमारी कोई एक्स कमोडिटी है और एक वाई कमोडिटी है, ठीक है, तो एक्स कमोडिटी की जो हम अतिरिक्त इकाई मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं, तो उसके लिए हम वाई कमोडिटी की जितनी सीमांत अवसर लागत, जितनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट में जो कमी आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। मतलब कि हम जब एक्स वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो वाई वस्तु वो जितना त्याग करेंगे तो वही उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसको हम इस फार्मूले के द्वारा भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल का साइन है डेल्टा का था, डेल्टा मतलब यहाँ पे कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, डेल्टा लॉस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी, कि वाई कमोडिटी में कितना कमी आई है वो डिफरेंस, एंड डेल्टा गेन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, और जो एक्स कमोडिटी है उसमें कितना चेंज आया, मतलब कितनी वो बढ़ी है, कितनी प्राप्त हुई है। मतलब कि एक्स कमोडिटी की एक्स कमोडिटी को प्राप्त करने के लिए हमने वाई कमोडिटी को जितना लॉस, जितना खो दिया है, जितना कम किया है, वही उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। एक तरह से इसको हम फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ डेल्टा वाई एंड गेन ऑफ डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पे इसको दर्शा रहे हैं। ग्राफ हमारा क्या बनेगा कि जब हम पहले एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करते थे, मान लिया प्रोडक्शन हमारे पास क्या था, के था। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या करते थे, तो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या हमारे पास के है, तो यहाँ पे हमारा एक्स कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है, एक्स वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एल हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, हमें एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है,
ठीक है, हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट बना वो बी बना। अब हम यहाँ पे सी पॉइंट पे आते हैं। जब हम सी पॉइंट पे आएंगे, आप देख रहे हो कि सी पॉइंट पे आने से क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ गया है, और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ के क्या हो जाता है, L1 हो जाता है। तो जब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम यहाँ पे देखते हैं इधर चल के कि ये वाई का प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया है। वाई का यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ है। तो वाई का जितना प्रोडक्शन कम हुआ है वो, और एक्स का जितना प्रोडक्शन बढ़ा है वो, इन दोनों की जो रेशियो है उसको ही अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये वाला, ये जो डिफरेंस आया निकल के यहाँ पे, ये हमारा डेल्टा वाई कहलाएगा, डेल्टा वाई। और ये क्या हुआ, हमारे पास लॉस हुआ है, इतना इसको कम हुआ है। और इसी के साथ जो हमारे पास ये बन के आया है, ये हमारा ये कहलाएगा डेल्टा एक्स। और ये क्या हुआ इसका, ये इसको कहते हैं हम गेन, कि इसने प्राप्त किया, इतना इसको बढ़ चुका है। तो ये यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, जिसको हम यहाँ पे करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक हमने किया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के जो हमारे पास क्या आते हैं कारण थे वे क्या है। ठीक है, उसमें हमने आपको 3 यहाँ पे रीजन बताए थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड एंड लिमिटेड मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, और जो हमारा थर्ड था वो था अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, इन रीजन के कारण ही जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होती है। उसके साथ हमने सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। वे सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कौन कौन सी बनी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसके इसमें हमने क्या किया था, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे उत्पादन करें, मतलब उत्पादन किस प्रकार, मतलब किस प्रकार किया जाए। यहाँ पे हमने 2 टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, उसके साथ ही हमने क्या किया सब, उसके बाद फिर हमने फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करे, मतलब प्योर सेक्शन के लिए करे या रिच सेक्शन के लिए करे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया था, मार्केट इकोनॉमिक जिसको हम प्राइवेट या कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके साथ ही हमने सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक्स के बारे में जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बारे में हमने जो हमारे जो देश है इंडिया, इसमें जो मिक्स इकोनॉमिक्स अपनाई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ्स, टेबल्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज। और इसी के साथ ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हम सेंट्रल जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में किया। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हुआ। यहाँ पे हमने एक ही वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट किया। फिर हम आएंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।